12 जून 2022 रात के 2:17 राजस्थान की एक उच्च सुरक्षा जेल की मोटी दीवारों के भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, जैसे हर कैदी अपने अंधेरे कोनों में सो चुका हो। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी हलचल चल रही थी जो किसी एक कमरे तक सीमित नहीं थी। ये हलचल एक ऐसे नाम के इर्द गिर्द घूम रही थी जो जेल के भीतर बंद होने के बावजूद बाहर की दुनिया में डर का दूसरा नाम बन चुका था। लॉरेंस बिश्नोई। उसकी कोठरी की लाइट बंद थी, लेकिन उसका नेटवर्क पूरी तरह जाग रहा था। मोबाइल फोन, जो आधिकारिक रूप से वहां होना ही नहीं चाहिए था, उसी अंधेरे में किसी अदृश्य धागे की तरह कई शहरों, कई देशों और कई लोगों को जोड़ रहा था। इस कहानी की जड़ें बहुत पीछे जाती हैं, जब पंजाब के एक साधारण से गांव में एक लड़का धीरे धीरे अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। शुरुआत छोटी थी, लेकिन सोच बड़ी। कॉलेज की राजनीति से लेकर गैंग की नींव रखने तक हर कदम एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा बनता गया। समय के साथ वही लड़का एक ऐसा नाम बन गया जो पुलिस फाइलों में सिर्फ एक अपराधी नहीं, बल्कि एक नेटवर्क का केंद्र माना जाने लगा। जेल उसके लिए एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नया मुख्यालय बन चुकी थी, जहां से हर आदेश, हर योजना और हर साजिश को दिशा दी जाती थी। जेल की ऊंची दीवारें, लोहे के दरवाजे और सख्त सुरक्षा व्यवस्था किसी आम कैदी के लिए एक सीमा रेखा होती है, लेकिन यहां ये सीमाएं धीरे धीरे धुंधली हो चुकी थीं। हर पहरेदार, हर निगरानी कैमरा और हर नियम के बीच से रास्ते निकाल लिए गए थे। इसी बीच एक और नाम इस अंधेरे नेटवर्क में उभर कर सामने आता है, गोल्डी बरार। वो बाहर था, लेकिन हर समय अंदर से आने वाले संकेतों पर काम कर रहा था। ये एक ऐसा तालमेल था जिसमें दूरी का कोई मतलब नहीं था। एक फोन कॉल, एक मैसेज या सिर्फ एक संकेत, और फिर घटनाएं अपने आप घटने लगती थीं। समय के साथ इस नेटवर्क का दायरा बढ़ता गया और इसके निशाने भी बदलने लगे। अब ये सिर्फ छोटे अपराधों तक सीमित नहीं था। इसमें ऐसे नाम जुड़ने लगे जिन्हें आमतौर पर सुरक्षा की सबसे ऊंची परतों में रखा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक हर जगह इस नेटवर्क की परछाई महसूस की जाने लगी। इसी दौरान सलमान खान का नाम भी इस कहानी के साए में आने लगा। यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो ये दिखाता था कि ये नेटवर्क अब कितनी दूर तक पहुंच चुका है। हर घटना के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय होती, छापे पड़ते, गिरफ्तारियां होती, लेकिन हर बार एक चीज समान रहती। मुख्य सूत्रधार अब भी जेल की उन्हीं दीवारों के भीतर मौजूद रहता। यह एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें हर चाल पहले से सोची समझी होती थी। पुलिस के लिए यह सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का मामला नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसे सिस्टम को समझने की चुनौती बन चुका था जो पारंपरिक नियमों से परे काम कर रहा था। रात दर रात उसी जेल की कोठरी में बैठा एक व्यक्ति अपने अदृश्य साम्राज्य को नियंत्रित करता रहा। उसके लिए समय और दूरी का कोई अर्थ नहीं था। हर शहर, हर गली और हर संभावित लक्ष्य उसकी नजर में था। और जैसे जैसे ये नेटवर्क फैलता गया, वैसे वैसे एक सवाल और गहरा होता गया। क्या सच में कोई दीवार इतनी मजबूत हो सकती है जो एक ऐसी दिमाग को रोक सके जो पहले ही हर सीमा को पार कर चुका हो? ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस बदलते हुए अपराध जगत की है जहां हथियारों से ज्यादा खतरनाक बन चुकी है जानकारी, संपर्क और नियंत्रण की ताकत। जेल, जो कभी सजा का प्रतीक हुआ करती थी, अब कुछ लोगों के लिए एक सुरक्षित कमांड सेंटर में बदल चुकी है। और इस अंधेरे सच के साथ एक खामोश डर भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब अपराध दीवारों के अंदर से संचालित होने लगे, तो बाहर की दुनिया के लिए खतरा और भी ज्यादा अनदेखा और अनियंत्रित हो जाता है। 3 सितंबर 2022 शाम के 7:42 पंजाब के एक व्यस्त बाजार में सामान्य जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। दुकानों की रोशनी, लोगों की आवाजाही और ट्रैफिक का शोर, सब कुछ एक आम दिन जैसा ही था। लेकिन इसी भीड़ के बीच एक अनदेखी परत मौजूद थी जो हर गतिविधि को चुपचाप देख रही थी। ये परत किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसी नेटवर्क की थी जो हर जगह मौजूद था, लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता था। इस नेटवर्क का केंद्र अब भी वही था, लॉरेंस बिश्नोई। उसकी मौजूदगी भले ही जेल की चार दीवारी में सीमित थी,
लेकिन उसका प्रभाव हर उस जगह तक पहुंच चुका था जहां उसका नाम तक नहीं लिया जाता। जांच एजेंसियों के लिए यह मामला अब सिर्फ अपराधों की श्रृंखला नहीं रह गया था, बल्कि एक ऐसे पैटर्न को समझने की कोशिश बन चुका था जो हर बार एक नई दिशा ले लेता था। हर घटना के बाद कुछ सुराग मिलते, लेकिन वे सुराग अक्सर किसी ऐसे मोड़ पर जाकर खत्म हो जाते जहां से आगे बढ़ना लगभग असंभव हो जाता। ऐसा लगता था जैसे हर कदम पहले से ही अनुमानित था और हर चाल का जवाब पहले से तैयार रखा गया था। ये एक ऐसा खेल बन चुका था जिसमें विरोधी हमेशा एक कदम पीछे ही रह जाता था। इस पूरी जाल में सबसे दिलचस्प और खतरनाक कड़ी थी संचार का तरीका। पारंपरिक फोन कॉल या सीधे संपर्क की जगह अब कोड वर्ड्स, थर्ड पार्टी डिवाइस और लगातार बदलते माध्यमों का इस्तेमाल होने लगा था। जेल के भीतर से बाहर तक संदेश पहुंचाने के लिए ऐसे रास्ते चुने गए थे जिनका पता लगाना लगभग नामुमकिन था। कभी किसी कैदी के जरिए, कभी किसी मुलाकात के दौरान, तो कभी किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जो खुद भी नहीं जानता था कि वो इस खेल का हिस्सा बन चुका है। ये एक ऐसा जाल था जिसमें हर व्यक्ति एक कड़ी था, लेकिन पूरी तस्वीर किसी को नहीं दिखती थी। इसी बीच गोल्डी ब्रार का नाम फिर से सुर्खियों में आने लगा। उसकी गतिविधियां अब कई देशों तक फैल चुकी थीं और उसका हर कदम ये दिखाता था कि ये नेटवर्क सीमाओं से परे काम कर रहा है। ये सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रह गई थी, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती बनती जा रही थी। और यही वो बिंदु था जहां ये कहानी और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब इसे रोकने के लिए सिर्फ स्थानीय स्तर पर की गई कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी। जेल के भीतर वही संकरी कोठरी, वही सीमित जगह, लेकिन सोच अब भी उतनी ही व्यापक थी। एक ऐसा दिमाग जो हर असफलता को एक नई रणनीति में बदल देता था। हर कार्रवाई के बाद आने वाली प्रतिक्रिया को पहले से ही ध्यान में रखा जाता और उसी के अनुसार अगली चाल तैयार की जाती। ये एक ऐसा चक्र बन चुका था जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत की तरह काम करता था। समय के साथ एक और खतरनाक प्रवृत्ति सामने आने लगी, प्रेरणा का फैलाव। ये नेटवर्क अब सिर्फ अपने सदस्यों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि बाहर के लोगों को भी प्रभावित करने लगा था। सोशल मीडिया, खबरें और चर्चाएं, इन सब के जरिए एक ऐसी छवि बनाई जा रही थी जो कुछ लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनती जा रही थी। ये आकर्षण ही इस पूरे तंत्र के लिए नई ऊर्जा का स्रोत बन रहा था। और इसी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सिर्फ कानून और अपराध की लड़ाई है या फिर ये एक मानसिकता की लड़ाई बन चुकी है? क्योंकि जब कोई नेटवर्क लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना लेता है तो उसे खत्म करना और भी कठिन हो जाता है। ये सिर्फ हथकड़ी लगाने से नहीं रुकता, बल्कि इसके लिए उस सोच को तोड़ना पड़ता है जो इसे जीवित रखती है। इस कहानी का सबसे सन्नाटा भरा पहलू यही है कि इसके अंत का कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिखता। हर दिन एक नई घटना, एक नया सुराग और एक नया मोड़ लेकर आता है, लेकिन हर मोड़ के बाद वही एहसास लौट आता है कि ये शैडो एम्पायर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अब भी कहीं ना कहीं सक्रिय है, अपने अगले कदम की तैयारी में लगा हुआ है। जेल की दीवारें अब भी खड़ी हैं, पहरे अब भी जारी हैं, लेकिन असली लड़ाई उन दीवारों के पार है जहां ये नेटवर्क अपनी जड़ें फैला चुका है। और जब तक उन जड़ों को पूरी तरह समझकर काटा नहीं जाता, तब तक ये कहानी बार बार खुद को दोहराती रहेगी, एक नए नाम, एक नए चेहरे और एक नई योजना के साथ।